तो डीवीपी से करेंगे शुरू, है ना। डीवीपी नंबर 14। तो लिखो, आंसर लिखो। 14 में फर्स्ट का आंसर है लास्ट ऑप्शन डी। फर्स्ट का आंसर डी है। सेकंड का आंसर बी। सेकंड का बी। थर्ड का आंसर ए। फोर्थ का आंसर बी। फोर्थ का आंसर बी। फिफ्थ का आंसर ए। फिफ्थ का ए। सिक्स का ए। सेवन का डी। एट का बी सी डी। ठीक है, वो सिंगल चॉइस करेक्ट था, तो इनकरेक्ट की जगह करेक्ट करेक्ट लिखना था उनको, है ना। करेक्ट लिखना भूल गए वो, तो मल्टीपल चॉइस बन गया मतलब, है ना। तो 8 का आंसर है। इनकरेक्ट पूछा गया है इसलिए बी सी डी, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है शायद, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। 9 का आंसर ए। 10 का आंसर सी। 11 का आंसर सी। 12 का आंसर ए। 13 14 15 का दिया हुआ है आपको ना। तो फर्स्ट पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 1 में को डाउट हो, फर्स्ट के बाद सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 आ गया, है ना। क्योंकि वो तीनों नंबर नॉन नेगेटिव है और उनका सम 0 के बराबर है, तो हर इंडिविजुअल नंबर 0 होगा। एंड इन दैट केस एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में उस एंगल का 3 गुना कर दो तो पाई बाई 6 आ जाता है ना। बस वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। इसके बाद 4 में को डाउट हो, ग्राफ बना लो, है ना। मिनिमम वाला 2 जगह ज्यादा आएगा। मिनिमम वाला 2 जगह ज्यादा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। बताना है क्या करके? ग्राफ व्राफ बना लिया हमने दोनों का ना, और बताना है। इसके बाद 6 में को 5 में को डाउट हो, सेंट्रोइड निकाल लो और 2:1 में डिवाइड कर दो। और तो सेंटर और सरकम सेंटर से सेंट्रोइड निकाल लेंगे, और एक बार सेंट्रोइड आ गया तो सामने वाला वर्टेक्स हमारे पास है, सेंट्रोइड हमारे पास है, और 2:1 हम जानते हैं, तो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट निकल जाएगा। 6 में को डाउट हो, 6 में को डाउट बताना है। मतलब उन्होंने कहा जो भी लास्ट हमारे पास थ्रो है उसके अंदर 5 आना चाहिए ना। A pair of dice is rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained। मतलब तब तक उछालूंगा जब तक 5 या 7 नहीं आ जाए। एंड देन द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। मतलब तब तक उछालना है पेयर ऑफ डाइस को जब तक 5 या 7 नहीं आ जाए। मतलब लास्ट रो में क्या आना चाहिए? 5 या 7। लेकिन उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 कम्स बिफोर 7। तो हो सकता है पहले उछाल में काम चल रहा है, तो फर्स्ट थ्रो ही अगर लास्ट थ्रो है तो इसका मतलब फर्स्ट थ्रो में क्या आ गया? 5 आ गया, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9। अब हम चाहते हैं हो सकता है सेकंड थ्रो लास्ट थ्रो, तो सेकंड थ्रो लास्ट थ्रो कब होगा? जब फर्स्ट वाले थ्रो में न तो 5 आया हो और न 7 आया हो। तो 5 आने के 4 तरीके हैं और 7 आने के 6 तरीके हैं, तो 10 तरीके तो हो गए 5 या 7 आने के। और हम चाहते हैं कि फर्स्ट थ्रो में 5 भी नहीं आया और 7 भी नहीं आया, तो 26/36। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, जो थोड़ा समझ के आया होगा वो समझ जाएगा, और क्या है ना। तो फर्स्ट थ्रो ही अगर लास्ट थ्रो है तो 5 वहां पर 5 आ जाएगा, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/9। अब फर्स्ट थ्रो लास्ट थ्रो नहीं है, सेकंड थ्रो लास्ट थ्रो है, तो फर्स्ट थ्रो के अंदर ना तो 5 आएगा एंड ना ही 7 आएगा। तो 5 और 7 आने के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 10 हैं, तो 10 के अलावा आना चाहिए 26/36। अब इसके बाद सेकंड थ्रो पर आ जाए, तो सेकंड थ्रो लास्ट थ्रो हो जाए, तो सेकंड थ्रो में क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो 1/9 आ गया। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। ऐसे ही थर्ड थ्रो हो सकता है लास्ट थ्रो, तो फर्स्ट थ्रो के अंदर 5 या 7 नहीं आना चाहिए, सेकंड थ्रो के अंदर 5 या 7 नहीं आना चाहिए, और थर्ड थ्रो के अंदर 5 आ जाना चाहिए ना। और 5 आने की प्रोबेबिलिटी सम उनका 5 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/9 है ना। बस इसकी इनफाइनाइट जीबी बन गई, इसका फर्स्ट था मालूम पड़ गया, एंड द कॉमन रेशो इज 26/36। तो आंसर निकाल लेंगे इसका ना। 7 में को डाउट हो, ये शीट में भी था हमारे, ये जेई मेन की शीट में था हमारे ना, और ये सवाल डीबी में आता था अपने सेम 11th क्लास के डीबी में हो सकता है सवाल आया हो आपके, और फिर जेई में भी आया। जेई में जो आया उसमें एबीसी में कुछ रिलेशन प्रूव करवाया था उन्होंने, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में सर्कल की शीट में अपना सवाल है सर। 8 में को डाउट हो, 8 के बाद 9 में को डाउट हो, 9 के बाद 10 में को डाउट हो। वो फोकल कॉर्ड के जो सेगमेंट होते हैं उनका सेमीलेटर सेक्टम, उनका हार्मोनिक मीन सेमीलेटर सेक्टम के बराबर आता है, और ये प्रॉपर्टी तीनों में होती है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तीनों के अंदर होती है ना। यानी पैरा चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, उसकी जो फोकल कॉर्ड है, उसके जो 2 सेगमेंट हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उनका अगर मैं हार्मोनिक मीन निकालूंगा तो वो
सेमी लेटस सेक्टम के बराबर आएगा, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो। हालांकि प्रूव हम पैराबोला में करते हैं, वहीं लिखवा देते हैं इट इज ट्रू फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला ऑल्सो। 11 में कोई डाउट हो, 12 में कोई डाउट हो, 12 में कोई डाउट, डी नेगेटिव दे रखा है और जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि एबीसी डिस्टिंक्ट है। और अगर एबीसी डिस्टिंक्ट, इस तरह के सवाल काफी करते हैं, 4 तो मैं क्लास में कराता हूँ, 3 सवाल शीट में है हमारे ना, तो एक साथ 7 सवाल तो हो ही जाते हैं ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे डीबी में आता रहता है, टेस्ट पेपर के अंदर भी सवाल आता है। तो इसमें डी लेस देन जीरो है, क्योंकि रूट इमेजरी है ना। और अगर हम एफ ऑफ जीरो निकालें, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है? एफ ऑफ जीरो आ रहा है सिग्मा ए स्क्वायर माइनस का सिग्मा ए बी। एफ ऑफ जीरो इज सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी, ये एफ ऑफ जीरो आ रहा है ना। एंड दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं अगर एबीसी रियल है तो दिस इज नॉन नेगेटिव। अगर एबीसी रियल नंबर होता है तो ये नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है कि एबीसी डिस्टिंक्ट है, इसे सिर्फ पॉजिटिव आएगा ये, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं हम कि अगर एबीसी रियल है तो ये नॉन नेगेटिव होगा, ये नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव, तो ये नॉन नेगेटिव होगा। और ये जीरो कब आएगा? जब ए बराबर बी बराबर सी होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। तो उस एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव है, और अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव हो तो उसका डायग्राम या तो ऐसे बनता है या उसका डायग्राम ऐसे बनता है। अब ये पता लगाने के लिए कैसा बनेगा, तो हमने जीरो पर वैल्यू निकाली उसकी, तो जीरो पर वैल्यू आ गई है हमारे पास, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये क्या है? पॉजिटिव है, इससे डायग्राम ऐसा बनेगा। अब अगर उस क्वाड्रेटिक का डायग्राम ऐसा बन रहा है तो उसमें कुछ भी रखो आप, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। अब क्या रखें वो ऑप्शन देखकर पता लगाना पड़ेगा, वरना कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगा। तो सब में ए माइनस भी लिखा हुआ है, तो हमने एक्स बराबर -1 लिखा हुआ उसमें, एक्स बराबर -1, तो एक्स बराबर -1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो सिंस एफ ऑफ -1 इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ -1 इज ए माइनस का बी, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 13 में को डाउट हो, 14 में को डाउट हो, ये पहले भी आया हुआ है शायद, है ना? 14 पहले भी आया हुआ 11th क्लास के डीबीबी के अंदर, और तब भी मैंने बताया था आपको ना, 14 पहले भी आया हुआ है सवाल हमारे, देखें आप अपनी डीबीबी रेफर करें ना। 15 में को डाउट हो, 15 मैंने क्लास में करा रखा है आपको इस तरह का सवाल। 5 तरीके हैं, 25 तो वो हो गया, और फेवरेबल आउटकम कि वो जीरो हो जाए, वो भी जीरो, ये 1, ये 4, ये 6, ये 4, ये 9 और ये 5, तो 9 तरीके हो गए मतलब, है ना? 0 0 से तो एक आएगा, बाकी सबसे दो दो तरीके आएंगे। ये करा रखा है मैंने क्लास में, समझा रखा है आप घर जाके देखेंगे तो आ जाएगा ना, शीट पर आ जाते हैं हम, एओडी की शीट में। इसमें कौन सा था? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14। तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए अपन, तो 14 मैंने कराई दिया था क्लास में आपको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर, कॉम्परेशन नंबर 4, वो कॉन्केविटी वाला हो गया, वो तो सब समझा दिया मैंने आपको उसके अंदर, है ना? तो कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, है ना? वो सब समझाया मैंने आपको, वो जो लिखा हुआ है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है, इस तरह के सवाल कराए मैंने आपको ना, उसमें भी कोई डाउट नहीं। और कौन सा है? एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 30, 38 में कोई डाउट हो, 38 में कोई डाउट, 38 हो गया। 38 के बाद नेक्स्ट 38, 38, 38 के बाद 39 में कोई डाउट हो, 39 में कोई डाउट, मैंने सवाल कराया 39 जैसा, है ना? उसमें सेमी वर्टिकल एंगल मैंने π/4 लिखा रखा था, या शायद π/4 से थोड़ा छोटा है, वो 3π/4 के बराबर, tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, मतलब उसको थीटा मानूंगा तो tan थीटा बराबर 3/4। दोनों सवालों में ये डिफरेंस है, बस बताना है करके। सेम सवाल मैंने करा रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल π/4 से, उसमें आर और एच बराबर आ जाते हैं बस, यहाँ आर और एच बराबर नहीं आएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, क्लास में देखना आप, क्लास में मैंने करा रखा है, वहां मैंने π/4 लिखा रखा है, यहाँ हमें दे रखा है कि वो जो एंगल है दैट इज थीटा, और tan थीटा 3/4 के बराबर है। जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसको आया होगा मेरे हिसाब से, बताना है फिर भी, यही थे बस शायद, है ना? तो आगे चलते हैं बनना। तो कहाँ तक आगे थे हम? सवाल कर रहे थे हम, कोई सवाल दिया था मैंने करने के लिए, sin x by x का ग्राफ दिया था बस ना, तो वो तो बना के देखा होगा आपने ना, मतलब उसमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने ये देख लिया था कि भाई 0 से π/2 में क्या आता है, कॉनकेव डाउनवर्ड आता है वो 0 से π/2 के अंदर। हाँ तो गलत है तो गलत ही आएगा आंसर, उसका सही नहीं आएगा ना।
गलती है, कहाँ सही कहाँ से लाऊं बताओ मैं, आप जो छपा हुआ है उससे तो आएगा ही नहीं वो सही। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मान लेंगे, ए आ जाएगा आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर ए आ जाएगा। पर जो छपा हुआ है उससे तो ए लिखूंगा ना आंसर, और क्या लिखूंगा अब मैं, उसके अलावा तो लिख ही नहीं सकता। वहां 10 करूंगा तो भी आंसर नहीं आएगा। फिर अगर वहां 10 कर देंगे तो पाई/8 से पाई/4 आ जाएगा, उससे वो 1 और वो 7 आ जाएगा। लेकिन वो 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स पाई/4 इज नॉट 1। लेकिन वो नियर अबाउट 1 मान लो तो उससे 8 आ जाता है फिर जो ऑप्शन छपे हैं उनमें से तो एक ही आएगा फिर ना। ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें यहाँ आ गए अपन है ना, उसकी ग्राफ की बात कर रहे थे हम। तो साइन एक्स अपॉन एक्स हमारे, मैंने बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था आपको ना। तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा रख सकते हैं कि जो जब भी साइन, जैसे साइन, जैसे पाई कभी साइन 1 के बराबर भी होगा, कभी पाई भी आएगा, 3 पाई/2, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 5 पाई/2, और उसके बाद 3 पाई, ऐसे चलता ही रहेगा ना। ये मैंने वो नंबर मार्क किए हैं जहाँ साइन 0 आएगा, या 1 आएगा, या -1 आएगा। ये मैंने वो नंबर मार्क कर रखे हैं जहाँ साइन 0 भी आएगा। और ये इवन फंक्शन है तो ग्राफ इधर बना लेता हूँ मैं, इधर अपने आप बन जाएगा ना। तो इसमें मैंने बताया था कि जब भी साइन 1 आएगा ना, तो इस फंक्शन की वैल्यू वो होगी जो 1/x आएगी। तो y बराबर 1/x का डायग्राम बना लो आप, y इज इक्वल टू 1/x। ये मैंने y इज इक्वल टू 1/x का डायग्राम बना लिया कि लगातार इसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी ना। और जब जब भी साइन -1 के बराबर आएगा, तब इस फंक्शन की वैल्यू वो होगी जो y इज इक्वल टू -1/x की। तो अगर ये 1/x का डायग्राम है, तो -1/x का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये -1/x का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। अब हम जानते हैं 0 पर ही इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। तो 0 पर क्या करेंगे, हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, 1। लेकिन यहाँ हॉलो सर्कल लगाएंगे। हम जानते हैं जैसे मैं पाई/2 लिखूंगा, पाई/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जो 1/x की आएगी। पाई पर ही वापस 0 हो जाएगा। 3 पाई/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू वो आएगी जो y इक्वल टू -1/x की आ रही है। 2 पाई पर वापस 0 हो जाएगा। 5 पाई/2 पर साइन 1 हो जाएगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू वो होगी जो 1/x की आ रही है। 3 पाई पर वापस 0 हो जाएगा। फिर आएगा 7 पाई/2, उस पर वापस कितना आएगा, वही आएगा जो -1/x का आ रहा है। बस ये हम दिखाया भी था हमने कि 0 से पाई/2 में क्या कॉनकेव डाउनवर्ड आता है, ये हमने दिखा भी रखा है। बाकी हालांकि आगे तो नहीं दिखा रखा हमने, बस अपन शेप, यानी ये ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं आएगा, ये रेफरेंस का काम करेगा। अब ये डायग्राम है, हमने यहाँ से बन जाएगा। ये पाई/2 पर 1 आ गया, पाई पर 0 हो गया, 3 पाई/2 पर ऐसा आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा। बस ऐसे चलता रहेगा ये ग्राफ, लगातार ऐसे चलता रहेगा ये। बस फिर ये यहाँ आ जाएगा वापस, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। ये जो डेप्थ है और हाइट लगातार कम होती रहेगी ना, हाइट और डेप्थ लगातार कम होती रहेगी। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा ना। कभी काम आ जाए तो ठीक है, बना लिया हमने, अदरवाइज ऐसा कैसा, इधर कॉपी कर दो बस ना, मिरर इमेज बना दो इसका ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x अपॉन x। कभी कोई जरूरत पड़े तो मेहनत काम आ सकती है ना। अब पता नहीं है कि मेहनत कौन सी मेहनत काम आती है, पता नहीं होता अपने को ना। ये एक असमंजस रहता है जीवन में कि किस एरिया में मेहनत करें और किस चीज पे मेहनत करें कि वही काम कर जाए, वो पता नहीं होता अपने को ना। अगर वो पता होता तो फिर जीवन बहुत अच्छा हो जाता शायद, लेकिन फिर मजा नहीं आता शायद जीवन में। मजा आता, मजा भी नहीं आता शायद है ना। अभी अनसर्टेनिटी ऐसे थोड़ा एंजॉय करते हैं अपन, कोशिश भी करते हैं, हिम्मत भी करते हैं ना। पता होता है, श्योरिटी होती है कि भाई IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में एक सीट रिजर्व कर रखी है हमारी, नाम लिखा हुआ है उस सीट के आगे हमारा, तो फिर शायद मजा नहीं आता आपको ना। नहीं, अभी उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं अपन, वो मिले हमें तो थोड़ा मजा आता है। जिस दिन मिलेगा वो, उस दिन उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा ना। ऐसा नहीं है कि वो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जिंदगी में मिलेगी तभी जिंदगी सही सुख चलेगी, ऐसा नहीं है ना। ये कभी मत सोचना आप। ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा तो ही भाई जीवन में फिर सब सब कुछ सही हो जाएगा जीवन में, ऐसा नहीं है ना। वो तो एक उपलब्धि मिली और तो दुनिया को 100 उम्मीदें हो जाएगी आपसे। एक उपलब्धि मिली और आपको अपने आप से और आपके सराउंडिंग को आपसे और ज्यादा उम्मीदें होंगी। फिर आपको वो लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं आ सकते, फिर आप ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है अपनी, तभी तो मेहनत करते हैं। अगर मान लो एक्सपेक्टेशन नहीं हो ना किसी को, तो हम मेहनत ही नहीं करें। तो मुझे पता लगे भाई मेरे यहाँ मेरे अच्छा नहीं पढ़ाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप क्रांति भी नहीं करेंगे, आप मुझे चुपचाप सुनते रहेंगे, तो मैं बेवकूफ थोड़ी ना रोज मेहनत करूंगा आगे। करूंगा मैं मेहनत, मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरे बेकार पढ़ाने से आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, खुश रहेंगे यार कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कोशिश तो कर रहा है यार, टीचर है यार, सम्मान करते हैं टीचर का, है ना। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी गलती हो। करोगे ऐसा आप? एक बच्चा भी नहीं करे ऐसा। वही हमें मोटिवेट करता है यार, ये किसी को छोड़ते नहीं है, सामने बैठे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं है। वही हमें मोटिवेट करता है, इसलिए लगातार हम रोज मेहनत करते रहते। दिस इज द फैक्ट, यही फैक्ट है ना। जिस दिन इंसान मान लेता है वो तो हो गया भगवान। फिर भगवान बनने के बाद मेहनत कौन करता है? फिर तो ऊपर से देखते रहते हैं बस, ऊपर से देखते रहो। यही सच्चाई है ना, इसीलिए अपन मेहनत करते हैं सर। पता नहीं है सामने वाला कब कैसे कहाँ रिएक्ट करेगा, आपकी किस गलती को पकड़ लेगा और किस तरह से रिएक्ट करेगा उस गलती को, और उसका कितना प्रचार करेगा वो। तो इसलिए हम गलती कम, हम या कोई भी इंसान हो, गलती कम से कम करने की कोशिश करता है। गलती तो फिर भी होती होगी नो डाउट उससे, लेकिन वो कम से कम करने की कोशिश करता है। ये इसके बाद शायद कुछ नहीं था मेरे हिसाब से ना। ये आगे चलते हैं। तो कहाँ तक आगे थे हम लास्ट? वो सवाल खत्म कर चुके थे अपन कर्वेचर वाले, है ना। और हम शायद लास्ट सवाल हमने किया था वो एफ इनवर्स वाला, है ना। बाकी हम ग्राफ व्राफ सब बना चुके थे, जो भी मतलब था। एक शायद 1+1/x होल पावर x था, वो भी हम ड्रॉ कर चुके थे ना। तो इसके बाद हम आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आते हैं ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हल्का सा इसके बारे में एक आइडिया देना है बस मुझे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जिसे हम जानते हैं कि कोई कर्व कभी वो कॉनकेव अपवर्ड हो सकता है और कभी वो कॉनकेव डाउनवर्ड हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट, कर्व पे लाई करने वाला ऐसा पॉइंट जहां उसकी कॉन्केविटी चेंज होती है, दैट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे अगर मैं y=x³ के डायग्राम की बात करूं, ये काफी अच्छा डायग्राम है हमारे लिए, बार बार इसको यूज करते रहते हैं अपन। ये ऐसा आ गया, तो जीरो के बाद ये कॉनकेव अपवर्ड है और जीरो के पहले क्या है? कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि जीरो के बाद ये अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है, या जीरो पर अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। जीरो के बाद अपवर्ड है, जीरो के पहले डाउनवर्ड है। हो सकता है जीरो के बाद डायग्राम में ऐसा बना दूं, डायग्राम हो सकता है ऐसा बन रहा होता। तो जीरो के पहले क्या था? कॉनकेव अपवर्ड था, और जीरो के बाद क्या हो गया? तो जीरो इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम जानते हैं कि अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो उसके अराउंड या उसके नेबरहुड में डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तभी तो कॉन्केविटी चेंज होगी। यानी हम देख रहे हैं जैसे यहाँ x³ के डायग्राम में देखें कि x बराबर 0 पर डबल डेरिवेटिव क्या है? 0 है। उसके बाद x³ के डायग्राम में, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, है ना। हम जानते हैं ना ये हमारे पास y=x³ है, मैंने डिफरेंशिएट किया तो 3x² आ गया, डबल डेरिवेटिव निकाला तो 6x आ गया। तो x बराबर 0 पर डबल डेरिवेटिव क्या है? 0 है। उसके बाद, उसके पहले, तो कोई भी चीज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है या वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो दो तरीके होते हैं उसके ना। या तो हो सकता है वो जीरो होकर, जैसे पॉजिटिव है फिर जीरो हो जाए फिर नेगेटिव हो जाए, या नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज को पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए या नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए जीरो हो ही सही हो सकता है एब्रप्टली चेंज कर जाए। जैसे अपन मैक्सिमम मिनिमम का एग्जांपल है ना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये हमारे पास मैक्सिमा है ना या मिनिमा है हमारे पास x=a पर, तो x=a पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, ए पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। अगर मैं ए के राइट में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो स्लोप पॉजिटिव है, ए के लेफ्ट में तो dy/dx नेगेटिव से क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन वो जीरो होकर हो रहा है, पहले नेगेटिव हुआ फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही तो वो जीरो होगी सही बीच में, हो भी सकती है। अगर होगी तो स्मूथ हो गया होगा ना, और अगर नहीं होगी तो फिर स्मूथ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड x का एग्जाम्पल लो आप, इसके बाद डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। उसके पहले लेकिन वो जीरो नहीं हो रहा बीच में, डेरिवेटिव डायरेक्ट नेगेटिव से क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है ना। अगर जीरो भी होता तो ग्राफ स्मूथ आ जाता है ना। यहाँ भी मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है ना। ऐसे ही जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होगी वहां डबल डेरिवेटिव जीरो, वहां डबल डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है ना। जैसे डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो x बराबर 0 पर, मतलब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि कोई चीज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो या तो वो जीरो होकर होगी, जीरो होकर चेंज करेगी, या वो एब्रप्टली भी चेंज कर सकती है अपने आप को। जरूरी नहीं है वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो जरूरी नहीं है बीच में जीरो हो कहीं ना कहीं।
डायरेक्ट वो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, डेरिवेटिव यहाँ नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव से 0 हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, है ना। तो यहाँ भी मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा है। ऐसे हम यहाँ देखें कि अगर मान लो कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है तो उसके आगे और पीछे डबल डेरिवेटिव अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस पॉइंट पर हम डबल डेरिवेटिव के बारे में क्या बोल सकते हैं, या तो उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव 0 होगा या डबल डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आ गया। तो सिंपल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि जहां कॉन्केविटी चेंज हो रही हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। अब कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा, मैंने ज्योमेट्रिकली समझाया आपको, अब मैं मैथमेटिकली लिखवा देता हूं उस बात को बस आपको ना, फिर हमें चेक करना आता ही है, चेक कर लेंगे फिर हम। लिखें, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन y is equal to fx, for a continuous function y is equal to fx, the point x is equal to a, for a continuous function y is equal to fx, the point x is equal to a is said to be the point of inflection for a continuous function y is equal to fx. The point x is equal to a is said to be the point of inflection if first f double dash a is equal to 0 or f double dash a is not defined, is not defined. And second, f double dash x must change its sign, must change its sign in the neighborhood of x is equal to a, in the neighborhood of x is equal to a. मतलब अगर हम चाहते हैं कि कोई कर्व पर कोई पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट a है, x is equal to a is the point of inflection, it means वहां डबल डेरिवेटिव 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है ना, ऐसा होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उस x is equal to a के अराउंड डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो, वो उस पॉइंट के नेबरहुड में अपना साइन चेंज जरूर करना चाहिए। तो जो भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना होगा, सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और हम देखेंगे भाई डबल डेरिवेटिव 0 हो सकता होगा तो वो पॉइंट निकाल लेंगे, लगेगा 0 नहीं हो सकता लेकिन यहाँ अनडिफाइंड है तो वो पॉइंट निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद ये चेक कर लेंगे कि वहाँ उसके नेबरहुड में वो डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। लिखते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन for the curve, find the point of inflection for the curve fx is equal to 3x to the power 4 minus 4x cube. Find the point of inflection for this curve. इसके लिए point of inflection निकालना है अपने को ना। तो कुछ नहीं करना मुझे, ये हम जानते हैं ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, चाहे एक बार डिफरेंशिएट करें चाहे 2 बार करें चाहे 3 बार करें चाहे 4 बार करें। इसलिए इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऐसे पॉइंट पर आएंगे जहां डबल डेरिवेटिव 0 है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, वो जहां डबल डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइंड है वहां पॉसिबिलिटी है कि वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ सकता है। आएगा नहीं आएगा इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा कि वो चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया इसको, एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 12x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर, ये ऐसा आ गया ना। फिर मैं यहाँ से सही लिखा है ना मैंने, यहाँ से मैंने कुछ कॉमन ले लिया ना, तो 12x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो वी गेट x माइनस 1। फिर अब मैं डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ ना, एफ डबल डैश एक्स, तो व्हाट वी आर गेटिंग 36x स्क्वायर माइनस 24x, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 12x एंड वी गेट 3x माइनस 2। सही है शायद है ना, ये ऐसा आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव 2 जगह 0 आ रहा है हमारे, तो फॉर पॉइंट ऑफ, क्योंकि अब हम जानते हैं ये डबल डेरिवेटिव कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, वो तो पॉलिनोमियल देखते लगा भाई पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल है, एक बार करो 2 बार 3 बार 10 बार डिफरेंशिएट करो हमेशा डिफरेंशिएबल है, वो कभी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं आ सकता। तो फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब 2 जगह 0 आ रहा है, एक तो x बराबर 0 पर आ रहा है और एक आ रहा है x बराबर 2/3 पर, इन 2 जगह डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों पर या किसी एक पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा। डबल डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है हमारे सामने ना, तो अगर मैं निकालता हूं एफ डबल डैश 0 प्लस एफ डबल डैश 0 प्लस, तो इससे क्या आ गया नेगेटिव आ गया है,
आ गया ना, नेगेटिव आ जाएगा भाई। जैसे मैंने 0+ लिखा है तो पॉजिटिव आ गया, और 0+ पर ये नेगेटिव आ गया। और अगर मैं निकालूंगा एफ डबल डैश 0-, तो 0- पर ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हो गया। एंड देयरफॉर एक्स बराबर 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी इस पॉइंट पर कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करेगा। 0 के बाद वो कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा, और 0 के पहले क्या रहेगा, कॉन्केव अपवर्ड रहेगा वो। अब यहाँ आते हैं अपन 2/3 पर आते हैं। तो 2/3 पर चेक करने के लिए हम चाहें तो वैसे 2/3 रख के भी चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ना तो अब मैं चेक कर लूंगा सिंस एफ डबल डैश 2/3 प्लस 2/3 के बाद चेक कर रहा हूँ। तो 2/3 प्लस एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो डबल रेडी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एंड एफ डबल डैश 2/3 माइनस, तो 2/3 माइनस पर ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन डबल डेरिवेटिव इज चेंजिंग इट्स साइन एट अराउंड x इज इक्वल टू 2/3, हेंस x इज इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ गए, दो जगह ये कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करेगा। हम इसका डायग्राम बनाकर भी देख सकते हैं, ये पहले भी बनाया होगा, हो सकता है हमने, ये वर्ड हो सकता है मैंने पहली बार यूज किया हो, या हो सकता है पहले भी कहीं यूज किया हो। तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये डिग्री 4 का डायग्राम है, प्लस इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी पे जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी पर ये माइनस प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। दो जगह डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एक तो 0 पर और एक -1 पर। हम चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ मैक्सिमा आएगा कहाँ मिनिमा आएगा, या तो अलग से एफर्ट करें, और या फिर जो है हमें कोई जरूरत नहीं है एफर्ट करने की, यहीं से मैंने डायग्राम बना लिया। ये देख सकते हैं हम, एक तो 0 और एक 2/3। तो 0 पर देखो आप, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या, जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां फंक्शन की वैल्यू निकाल लो आप, जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां फंक्शन की वैल्यू। तो 0 पर कितना आ गया, 0 पर तो 0 ही आ गया। लेकिन 0 के बाद देखो आप, 0 के बाद डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, यानी डिक्रीजिंग है। इसका मतलब 0 के बाद डिक्रीजिंग का मतलब अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई क्या होगा, कम हो जाएगा। टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ डेरिवेटिव 0 तो आ रहा है, यानी ग्राफ तो स्मूथ होगा, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं 0 के बाद डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, डिक्रीज कर रहा है भाई। अब हम देख रहे हैं 0 के जस्ट पहले, यानी 0 से जस्ट छोटा नंबर लिखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये फिर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी 0 के पहले भी क्या है, डिक्रीजिंग है। मतलब अगर मैं एक्स को कम करूंगा तो वाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायग्राम ऐसा बनेगा, इस तरह की शेप, ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। वो बनाया था ना मैंने, 4 तरह के डायग्राम बनाए थे मैंने, कि जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा होता है वहां 4 संभावनाएं होती है, मैक्सिमा आ सकता है, मिनिमा आ सकता है। तो ये ऐसा आ गया, यानी 0 के बाद कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो गई, और 0 के पहले कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई, ये 0 पर आ गया। जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना मैक्सिमा आया ना मिनिमा। अब एक पॉइंट हमारे पास 1 है, एक्स बराबर 1, 1 पर अगेन डेरिवेटिव 0 है, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1, 1 पर फंक्शन के लिए -1 आ गई ना। 1 के बाद, 1 के बाद क्या कर रहा है डेरिवेटिव, 1 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीज करेगा। 1 के पहले क्या है, नेगेटिव, डिक्रीज करेगा, यानी एक्स को कम करूंगा तो वाई कम हो जाएगा। बस इस तरह की शेप आ गई हमारे पास। अब हम जानते हैं डिग्री, इनके अलावा कहीं ये डिवाइड बाई एक्स 0 नहीं है ना, इनके अलावा कहीं टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकता। अब 1 के बाद डेरिवेटिव लगातार क्या है, पॉजिटिव ही है ना, लगातार इंक्रीज करता रहेगा। 1 के बाद इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। 0 से 1 के बीच में क्या कर रहा है, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा मतलब। अब देखो ये इधर हम जानते हैं कॉन्केविटी नेगेटिव आ रही है, डिक्रीजिंग था इसलिए। तो लगातार अगर ये यूं रहता ना तो नीचे चला जाता है ये। लेकिन हम जानते हैं यहाँ मिलना आना है इसको ना, क्योंकि 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो ये फिर कॉन्केविटी चेंज करेगा। ये फिर वो तो मैथमेटिक्स में पता है कि दो जगह कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, एक तो 0 पर और एक 2/3 पर, इसलिए मैथमेटिकली पता है। लेकिन अब मैथमेटिक्स से आज पहली बार निकाला है, बट वही बेस्ट बात है, डायग्राम ऐसा बनेगा और यहाँ से ऐसा। हेलो, तो बस ये एक बार और अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा, तो ये अगर सिर्फ डाउनवर्ड नहीं रहेगा, ये यूं आने के बाद वापस कहीं ना कहीं अपनी कॉन्केविटी को चेंज करके यहाँ आ जाएगा। एंड दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज 2/3। 2/3 के बाद ये अपवर्ड हो रहा है, देखो 2/3 के बाद ये अपवर्ड हो रहा है, और 2/3 के पहले क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो 0 के बाद, इसके बाद तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। हम जानते हैं डिग्री 4 का है, और 0 के पहले हमेशा ये क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। अगर एक्स 0 से छोटा है तो हमेशा डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया डिग्री 4 वाले ग्राफ का। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आया, एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आया, इसके बाद कॉनकेव अपवर्ड हो गया हो, और इसके पहले कॉनकेव डाउनवर्ड था ना। तो इस तरह से डायग्राम वगैरह बनाया जा सकता है ना।
लेकिन x फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द कर्व fx इज इक्वल टू x की पावर 2/3, x to the power 1/3. Find the point of inflection for this curve. fx is equal to x to the power 1/3. fx is equal to x to the power 1/3. इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है हमें। इसका भी ग्राफ बना रखा है, ये छोटे छोटे फंक्शन हमने याद कर रखे हैं ना, x की पावर 1/3 हो गया, एक सिग्नम x हो गया, एक मॉड x हो गया। डिफरेंशियबिलिटी वगैरह के अंदर शुरू में छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे हमने ना। जैसे x की पावर 1/3 जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होता, लेकिन जीरो पर इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। सिग्नम x फंक्शन है, वो जीरो पर कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशियबल भी नहीं है, फिर भी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। मॉड x है, जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होता और ना टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ना टेंजेंट एग्जिस्ट करती है ना डिफरेंशियबल है वो। तो ये इसका डायग्राम ऐसा बनता है, वैसे अपन निकाल सकते हैं। तो पहले मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना जरूरी है ना। तो कितना आ गया 1/3 और x टू द पावर -2/3। फिर हम निकाला डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस का 2/9 और x रेस्ट टू पावर -5/3। एंड फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आइदर डबल डेरिवेटिव इज 0 और इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये 0 नहीं हो सकता, आप देखो आप कहीं नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड कहाँ होगा, x बराबर 0 पर हो जाएगा। तो सिंस f डबल डैश x इज नॉट डिफाइंड, x बराबर 0। अब ये नॉट डिफाइंड होने के बाद भी ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। अब हमें तो ये डायग्राम ऐसा बनता है। और हम जानते हैं वर्टिकल टेंजेंट भी एग्जिस्ट करती है इसकी ना, ये सवाल भी पहले कर रखा है क्लास में। ये डायग्राम ऐसा बन जाता है ना, ये ऐसा बन जाता है। एंड 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो एक में डबल डेरिवेटिव 0 आया, एक में डबल डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ गया ना। इन्हीं पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ सकता है, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव का साइन जरूर चेक करना होगा, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं या फाइनली बोल सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। एक और लिखे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर fx इज इक्वल टू x to the power 4 plus x. Find point of inflection for this curve. अगेन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और इसके डबल डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब डबल डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज डिफरेंशियबल। इसका कोई सा भी डेरिवेटिव निकालो कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। कोई सा भी डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो वो अनडिफाइंड कभी नहीं हो सकता। हो गया। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं आएगा ना। तो ऐसा नहीं कि आता है हमेशा, ये हर कर्व के लिए कहीं ना कहीं होगा। वो पूरा कॉनकेव अपवर्ड या पूरा कॉनकेव डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। तो ये एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो एफ डैश एक्स से कितना आ गया 4x³ + 1 आ गया। डबल डेरिवेटिव अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वी आर गेटिंग 12x²। एंड फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो उससे आ गया हमारे पास x बराबर 0। बट इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर 0 डबल डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और दिख रहा है हमेशा कॉनकेव क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। डिग्री 4 का है, ऊपर से ऊपर ही जाएगा, वापस ऊपर आएगा, ऊपर से वापस ऊपर जाएगा, और हमेशा कॉनकेव अपवर्ड रहेगा। एक ही जगह dy/dx 0 आएगा इसका। और दिख भी रहा है यहाँ कि अगर मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करूं तो एक ही जगह x की a की वैल्यू आएगी, क्यूबिक है ना, तो x की a की वैल्यू रियल आएगी ना, और उस रियल वैल्यू पर क्या आएगा, मिनिमा आ जाएगा ना।
क्योंकि ये ऊपर से आने वाला है, नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा, तो एक ही जगह डायरेक्टली जीरो आ रहा है, तो वहां पर हमें मिनिमम मिल जाएगा ना। एक्स इजिकल टू जो भी वैल्यू आएगी, एक्स इजिकल टू -1/4 होल पावर 1/3, वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी और वहां उसका मिनिमम आ जाएगा ना। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा सकती है ना। नेक्स्ट हम आते हैं रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, ROLLE, रोल्स थ्योरम। तो पहले इस थ्योरम का एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, उसके बाद फिर इस थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना। तो लिखें इफ अ फंक्शन एफ एक्स defined in closed interval a comma b, if a function f x defined in closed interval a comma b, if a function f x defined in closed interval a comma b, मतलब a पर भी डिफाइन है, b पर भी डिफाइन है, a से b के बीच में आने वाली हर वैल्यू पर डिफाइन है, is, नेक्स्ट आंसर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस, is continuous in closed interval a comma b, next answer, and differentiable in open interval a comma b, and third, f of a is equal to f of b, then f of a is equal to f of b, then then there will exist at least one value c, then there will exist at least one value c, then there will exist at least one value c in open interval a comma b, then there will exist at least one value c in open interval a comma b where so यहाँ लिखो such that f dash c बराबर 0, such that f dash c बराबर 0, then there will exist at least one value c in the open interval a comma b such that f dash c बराबर 0। कम से कम उस ओपन इंटरवल में एक वैल्यू या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। मतलब वो जो मैथमेटिशियन ने उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी फंक्शन लोगे आप जो इस इंटरवल में डिफाइन है, तो इस इंटरवल में डिफाइन होने के साथ साथ अगर वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, आपको लगता है कि वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है हम समझते हैं कि बाउंड्री पॉइंट ए पर कंटिन्यूस है, बी पर कंटिन्यूस है, ए से बी के बीच में आने वाले हर नंबर पर कंटिन्यूस है। सेकंड, अगर वो इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, एंड थर्ड, इन दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है। अगर ये कोई फंक्शन इन तीनों रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है, तो फिर उन्होंने गारंटी ली कि इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक वैल्यू या एक पॉइंट या एक्स की एक वैल्यू कम से कम ऐसी होगी जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। यानी इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने वाला जो भी फंक्शन होगा उसके लिए इस ओपन इंटरवल में कम से कम ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां डेरिवेटिव की वैल्यू 0 जरूर आएगी। ये उन्होंने कहा ऐसा। उन्होंने ये नहीं बोला है ना, थ्योरम ये नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे कि फंक्शन इसको फॉलो नहीं कर रहा हो, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा हो, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं बोला। वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो इसको फॉलो कर रहा होगा, इसको भी फॉलो कर रहा होगा और इसको भी फॉलो कर, फिर हमारी गारंटी, फिर नहीं कर रहा हो तो हमारे पास आ जाना आप। उन्होंने ये कहा। ये तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद ये प्रूफ होगा ही होगा। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हो तो वो ये मना नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं होगा। ये तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा ना। ठीक है, अब उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने ना। वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो, अभी मुझे ए और बी के बारे में पता नहीं है ना, मैंने मान लिया भाई हमारे पास ये ए है और मैंने मान लिया बी है, ये एक्स एक्सिस का डायग्राम बना लिया मैंने ना, ये ए और बी मान लिया मैंने, और इंटरवल बना रखा है मैंने ए से बी, तो उसमें ए को पहले लिख रखा है मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। अब हम देख रहे हैं कि कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है और दोनों बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, तो फिर हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 आएगा ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ए पर वैल्यू ये आ रही है फंक्शन की, बी पर वैल्यू ये आ रही है ना,
दोनों पर वैल्यू बराबर आ रही है ना। अब फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन जो जिसकी ए पर वैल्यू आ रही है, बी पर वैल्यू आ रही है, और वो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशियल मतलब स्मूथ है मतलब, और कंटिन्यूस का कहीं टूट नहीं रहा हो, कहीं भी नहीं टूट रहा, ना ए पर टूटेगा ना बी पर टूटेगा, ना ए से बी के बीच में आने वाले किसी एक्स पर टूटेगा। तो अगर कोई फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, उसको यहां से यहां जाना है, वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो या तो उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, या तो ऐसा ग्राफ बन गया उसका। भाई ए पर भी वैल्यू उसकी आ रही है, समझ रहे, हाइट है मतलब वाई, ए पर वैल्यू आ रही है और बी पर भी वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना, तो हमने या तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा वो। अब अगर ग्राफ ऐसा बन गया, तो ए से बी के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जहां डेरिवेटिव जीरो है? इनफाइनाइट है, तो वो तो कम से कम एक बोल रहे हैं, एक तो आएगा, ये गारंटी है। इनफाइनाइट आ जाए एक आ सकता है, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा होगा जहां डेरिवेटिव जीरो, यहाँ तो इनफाइनाइट आ गए। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जाएगा, है ना, और वो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तो यहाँ से वापस यहाँ आने के लिए या तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाए, या हो सकता है यहाँ से पहले वो ऊपर जाए, वापस नीचे आ जाए। अब यानी पहले वो इंक्रीज करा, डिक्रीज करके वापस बी पर आ गया, और सिंस वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो नो डाउट मैक्सिमा आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं। और मैक्सिमा आएगा तो भाई डिफरेंशिएबल फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ आता है? जहां डेरिवेटिव जीरो, कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल आ जाए। एफ डेस सी बराबर जीरो का मतलब डेरिवेटिव का स्लोप जीरो आ गया, टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया? जीरो आ गया। टेंजेंट क्या बन गई? हॉरिजॉन्टल बन गई ना। समझ में आ गया? या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ आना है, या पहले डिक्रीज करे, जाना उसको वही है, वापस इंक्रीज कर जाएगा ना, इस केस में मिनिमम आ जाएगा ना, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वापस वो इंक्रीज कर रहा है, तो यानी डेरिवेटिव पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, और वो डिफरेंशिएबल है, तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव जीरो भी आएगा, कहीं ना कहीं टेंजेंट हॉरिजॉन्टल भी होगी। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कैसा भी डायग्राम बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, फंक्शन विल बी हैविंग एटलीस्ट वन पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए, बी, जहां अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी ना। ये हम ज्योमेट्रिकली बोल रहे हैं कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, या मैथमेटिकली बोलें तो डेरिवेटिव जो है वो एक्स बराबर सी पर जो है वो जीरो हो जाएगा ना। समझ में आ गया ना? कम से कम ऐसा होगा ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं ना। लेकिन तीनों जरूरी है, मतलब अगर इन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो भी काम चल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, एक्स बराबर बी पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है, मान लो ये एक्स बराबर बी पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है। डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया। क्या ये क्लोज इंटरवल ऐसे भी में कंटिन्यूस है? क्या ए और बी पर वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन क्या ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है? अब यहाँ एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ जाए। इस कर्व पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो हॉरिजॉन्टल आ जाए वो, है ना। तो इस फंक्शन ने रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किए, तो हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिला। वो तो बोल रहे हैं तीनों फॉलो करेंगे तब मिलेगा, हमारी गारंटी है, फिर मिलेगा ही मिलेगा। फिर तो आंख बंद करके लिख देना आप, अगर आपको कोई फंक्शन हो और आपको लगता है ये तीनों फॉलो कर रहा है, फिर तो लिख दो भाई, रो हमारा नाम ले दो आप, तो रोज थ्योरम ने कहा है भैया कि एक पॉइंट आएगा आएगा, फिर तो उनकी जिम्मेदारी ऊपर। लेकिन यहाँ जैसे फॉलो नहीं कर रहा तो हमें एक पॉइंट ही मिल रहा है, ऐसा ना। लेकिन अगर मैं डायग्राम ऐसा बना लूँ, देखो आप, मैं डायग्राम अगर ऐसा बनाता हूँ, एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू आ गई, एक्स बराबर बी पर फंक्शन की वैल्यू आ गई, और डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया। क्या ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है? क्या ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है? नहीं, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर है? तो ये रॉस थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमारे रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। मिल रहा है हमें एक पॉइंट, तो मिल रहा है ना। हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पर डी बाई एक्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो भले ही वो रॉस थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें कम से कम एक पॉइंट तो मिल रहा है जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है ना। डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप? मतलब वो तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद गारंटी ली उन्होंने कि हमेशा होगा ऐसा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिले जहां आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी ना। ठीक है ना। इसको ज्योमेट्रिकली अपने समझ सकते, लिखा ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट, वो जो हमने लिखा है उसके बाद ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट इफ अ फंक्शन एफ एक्स, geometrically we can say that if a function f(x) satisfies all the three restrictions of Ross theorem, geometrically we can say that if a function f(x) satisfies all the three restrictions of Ross theorem, then
there will exist at least one point. Then there will exist at least one point. X is equal to C. Then there will exist at least one point x is equal to C in open interval a comma b, where tangent is parallel to the x-axis. Then there will exist at least one point x is equal to C. Obviously बात है on the curve, है ना? There will exist at least one point x is equal to C in the open interval a comma b, where the tangent is parallel to x-axis. वो तो घुमा फिरा के मैंने ऐसे बोल दिया बस उसका ना. f dash c बराबर 0 बोलूं या c पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल है, वो एक ही बात हो गई ना. ये ज्योमेट्रिकली बोल दिया भाई हमने कि भाई वो कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा उस इंटरवल के अंदर ग्राफ पर जहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, और जिसे वो पैरेलल आएगी तो f dash c अपने आप 0 हो जाएगा ना. एल्जेब्रिकली इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते, लिखें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम. एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम. एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम. क्या बोल रहे हैं अब तक, क्या समझ में आया हमारे कि फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ रही है, तो फिर उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ग्राफ पर हमें ऐसा जरूर मिलेगा जहां एफ डैश सी बराबर 0 हो जाए या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए. एफ डैश सी को 0 बोले या टेंजेंट को हॉरिजॉन्टल बोले, वो एक ही बात है. अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो आप लिखो, आप इफ एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन लिखते वक्त दिमाग में चलाना मैं क्या लिखा रहा हूं आपको ना, मतलब आप समझ पाएंगे अगर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो ना. इफ एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन between any two roots of the equation, then between any two roots of the equation fx बराबर 0, then between any two roots of the equation fx बराबर 0, there will be at least one real root. Then between any two roots of the equation fx बराबर 0, there will be at least one real root of the equation f dash x बराबर 0. There will be at least one real root of the equation f dash x बराबर 0. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स बराबर 0 के कितने भी रूट आने वाले हो हमें उससे मतलब नहीं है ना. तो इस इक्वेशन के कोई भी दो रूट अगर मैं लूं तो किन्हीं भी दो रूट के बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आएगा, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं. हम चाहे टेंजेंट को पैरेलल बोलें या डेरिवेटिव की वैल्यू 0 बोलें, वो एक ही बात है ना. यानी हम रॉस थ्योरम का यूज करके एफ डैश एक्स बराबर 0 वो जो इक्वेशन है उसके कम से कम एक रूट के बारे में कमेंट कर रहे हैं ना. समझ में तो आ रही है मेरी बात. हम बार बार चाहे उसको एफ डैश सी बराबर 0 बोल दें, चाहे टेंजेंट को हॉरिजॉन्टल बोल दें, वो एक ही बात बोल रहे हैं बार बार. यानी वो रॉस थ्योरम ये बोल रहे हैं कि अगर वो रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा तो उस ओपन इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट आएगा. मतलब एफ डैश एक्स उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक बार क्या होगा, कम से कम एक बार 0 होगा. यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां टेंजेंट क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी. अब यहाँ मैंने वो रेस्ट्रिक्शन, आपको लग रहा होगा 3 रेस्ट्रिक्शन तो फॉलो नहीं हो रहे, 3 रेस्ट्रिक्शन फॉलो हो रहे हैं. जिसे सवाल समझाऊं अगर मैं, हमें पहली बात क्या दी हुई है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है. एफ एक्स डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, वो सब जगह डिफरेंशिएबल है. मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई यही डिफरेंशिएबल है वो. अगर मैं किसी फंक्शन को बोलूंगा एफ एक्स डिफरेंशिएबल, मतलब जहां भी वो डिफाइन है, जो भी उसके डोमेन में आ रहा है हर जगह वो डिफरेंशिएबल है ना. तो हमें एफ एक्स डिफरेंशिएबल दिया हुआ है. फिर हम बोल रहे हैं बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो मैंने मान लिया मुझे रूट पता नहीं है इसके क्या है, मैंने मान लिया इसके रूट अल्फा और बीटा है. इसके रूट अल्फा बीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पर वैल्यू 0 आएगी एफ की, यानी एफ ऑफ अल्फा क्या हो गया, एफ ऑफ बीटा भी क्या हो गया. अब मुझे दिखाना है कि अगर वो डिफरेंशिएबल था तो इसके दो रूट्स के बीच में, इनके कोई भी दो रूट के बीच में, गामा डेल्टा मान लो, कुछ भी मान लो आप, क्योंकि रूट पता नहीं है अपने को, इससे हम अल्फा बीटा मान रहे हैं या गामा डेल्टा भी मान सकते. अब इन दो रूट अल्फा बीटा के बीच में हमें दिखाना है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट आएगा. मतलब अल्फा से बीटा के बीच में कम से कम एक वैल्यू ऐसी आएगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. यही मतलब है ना. आप कैसे कह सकते हैं बात, आप सोचो, आप मैं सही बोल रहा हूँ क्या. क्योंकि हमें दिया हुआ है एफ एक्स, भाई हमें इधर रखा है अल्फा बीटा रूट, तो हमने यहां से स्टार्ट करा. एक फंक्शन मैंने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स,
और इंटरवल 11a वाला। क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है? कैसे मालूम पड़ा आपको? डिफरेंशिएबल दिया हुआ है सर आपने ना, कंटिन्यूस बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है? यस, सब जगह डिफरेंशिएबल है। क्या इस फंक्शन की दोनों बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर है? ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 0 0 आ रहा है ना, तो हैंस हम बोल ही सकते हैं कि अल्फा से बीटा के बीच में एफ डेस एक्स कम से कम एक बार 0 होगा ही होगा। नहीं आया समझ में ये? तो जब भी कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अल्फा बीटा मतलब रूट हो गए। रूट होने का मतलब, रूट बोलते ही मुझे अलग से नहीं बोलना पड़ा कि एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा है। रूट्स होने का मतलब उस अल्फा पर भी एफ एक्स 0 आ रहा है और बीटा पर भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, तो उस डिफरेंशिएबल फंक्शन के को अगर मैं 0 के बराबर इक्वेट कर रहा हूं, तो एफ एक्स बराबर 0 के कोई भी दो रूट के बीच में एफ डेस एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट आएगा। मतलब अल्फा से बीटा के बीच में कम से कम एक बार एफ डेस एक्स 0 जरूर होगा। मतलब कम से कम एक बार टेंजेंट हॉरिजॉन्टल जरूर आएगी, एक से अधिक बार भी 0 आ सकती है। ठीक है ना? ये हम रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही है। अब इसमें हम सवाल करते हैं, और मैं अभी और समझाने की कोशिश करूंगा एक पॉइंट आपको। अभी पहले सवाल करते हैं। लिखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन द इंटरवल 2,3। इस इंटरवल के अंदर मुझे रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। मतलब क्या दिखाना है वेरीफाई करने का? मतलब मैं दिखाऊंगा कि ये फंक्शन उन तीनों रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है। तो फिर एफ डेस एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में आएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा। तो मैं एफ डेस एक्स बराबर 0 का रूट निकाल के दिखा दूंगा, और दिखा दूंगा उसके रूट कितने ही आए हैं, लेकिन उनमें से कम एक ओपन इंटरवल 2 से 3 में लाई करेगा ना। तो पहला रेस्ट्रिक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है? पॉलिनोमियल है। यस, तो सिंस ये इस इंटरवल में क्या है? कंटीन्यूअस है। सिंस दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, hence it is continuous everywhere, hence it will be continuous in closed interval 2,3। सेकंड रेस्ट्रिक्शन पर आ गए। हम जानते हैं पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? डिफरेंशियल होता है। सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, इट विल ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,3। अब तीसरा रेस्ट्रिक्शन और दिखाना है मुझे कि बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर है। तो मैं एक बार एफ ऑफ 2 निकाल लूंगा। तो व्हाट इज एफ ऑफ 2? 8 माइनस 24 प्लस का 22 माइनस का 6 बराबर 0। 3 पर भी निकाल लो चाहो तो। 3 पर आ गया 27, 54, 33 माइनस का 6, फिर 0 आ गया ना। तो सिंस द गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ द रोल्स थ्योरम। अब उन्होंने गारंटी ली कि अगर वो तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करेगा, तो भाई एफ डेस एक्स बराबर 0 का उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा। ये बोल रहे हैं ना अपन, बस हमें एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट निकालने हैं ना। तो सिंस एफ डेस एक्स बराबर 0, इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लूंगा, और मैं दिखाऊंगा इस इक्वेशन के कितने भी रूट आए भले ही, उनमें से कम एक उस ओपन इंटरवल में जरूर आएगा। ये मुझे दिखाना है बस, और आ रहा होगा तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी ना। बस एफ डेस एक्स बराबर 0 कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 11 बराबर 0। ये ऐसा आ गया। बस यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई है। भले फैक्टर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दो आप। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस 12 आ गया मेरे हिसाब से अंदर भी 6। 12 को लिखा मैंने 4 इंटू 3, तो 4 बाहर आ गया 2 इंटू रूट 3 अपॉन 6। तो दिस विल बी 2 प्लस 1 बाई रूट 3। तो एक बार आ गया x इजिकल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3, और एक बार आ गया x इजिकल टू 2 माइनस 1 बाई रूट 3। 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, 2 माइनस 1 बाई रूट 3। हमें दिखाना है कि जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इनमें से कम एक रूट ऐसा होगा जो उस ओपन इंटरवल में लाई करेगा। तो ये तो लाई नहीं कर रहा ना, ये लाई कर रहा है। सिंस दिस इज लाइंग इन द ओपन इंटरवल 2,3, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल भी था, कंटिन्यूअस था, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर थी, तो 2 से 3 के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आना ही था जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी या डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। तो हमने कुछ नहीं करा, डेरिवेटिव 0 निकाल लिया, उसके रूट निकाल लिया और दिखा दिया भाई ये रूट उस ओपन इंटरवल लाई कर रहा है, हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर हो गया ना आपको? ऐसे निकाल लिया, मतलब हमने कम से कम एक दिखाना है। हो सकता है इनफाइनाइट आएगा आ रहे हो, लेकिन हमें कम से कम एक दिखाना है ना।
वो तो बहुत सारे भी आ सकते हैं ना, जैसे अगर मैं डायग्राम ऐसा बना के देखूं, मान लो ए पर वैल्यू ये आ रही है फंक्शन की, बी पर वैल्यू फंक्शन की आ रही, तो बहुत सारे भी आ सकते हैं। डायग्राम ऐसा बन सकता है, डायग्राम ऐसा बन सकता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ गए जहां डेरिवेटिव जीरो आएगा। ए और बी पर वैल्यू सेम आ गई, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल आ रही है, यहाँ जीरो आ रहा है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहाँ जीरो आ रहा है, 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 यहाँ जीरो आ रहा है। बहुत सारे पॉइंट भी आ सकते हैं जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। कम से कम एक की गारंटी लिए, कम से कम, क्योंकि वो घूमेगा ना भाई, या तो कांस्टेंट हो जाएगा, या घूम के एक बार नीचे आ जाएगा, या नीचे डिक्रीज होगी ऊपर आ जाएगा, इसलिए कम से कम एक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल पावर एम एक्स माइनस बी होल पावर एन in the interval a comma b where m comma n belongs to natural number, m comma n belongs to natural number, m comma n belongs to natural number. वेरीफाई करने का मतलब दिखाना है तीनों रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है, तो फिर कम से कम एक तो आएगा ही आएगा ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में जहां डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। तो अगेन एम और एन नेचुरल नंबर है, तो दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसका मतलब पॉलिनोमियल हो गया है, तो कंटिन्यूस तो आएगा ही आएगा, डिफरेंशियल भी आएगा ही आएगा। बाउंड्री पॉइंट पे और दिखा दो बराबर आ रहा है, वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा ना, वो ऐसे मतलब सवाल आया बोर्ड में, वेरीफाई रोल थ्योरम, फिर आपको लिखना पड़ेगा, वो समझाना पड़ेगा। यहाँ तो अपन अपने आप को समझा रहे हैं भाई, हाँ भाई पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा, वहां लिखाना पड़ेगा सिंस द फंक्शन इज पॉलिनोमियल therefore it will be continuous everywhere, therefore it will be continuous in the closed interval a comma b. Second point, function is polynomial, it is differentiable everywhere, therefore it will be differentiable in open interval a comma b. f of a बराबर जीरो आ रहा है, f of b भी जीरो आ रहा है हमारे पास, तो since the it is satisfying all the three restrictions of the Rolle theorem, अब वो गारंटी ले रहे हैं कि भाई ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट आएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के बराबर रख दो, उसके रूट निकाल लो, और कितने भी रूट आए हमें दिखाना है कि उनमें से कम एक ऐसा है जो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। भाई रूट 10 आए, इन्फाइनाइट आए, कम से कम एक दिखाना है कि उसमें आ रहा है, भाई देखो आप, और आ रहा होगा तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, यही उन्होंने कहा है, क्योंकि हमसे ना कम से कम एक जो है वो उस ओपन इंटरवल के अंदर आएगा। तो इसमें दिख ही रहा है पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस भी आ गया, डिफरेंशिएबल भी आ गया, बाउंड्री पॉइंट पे भी बराबर भी है, डिफरेंशिएट टर्म बाय टर्म कर दो, इसमें पावर एक बार इसको कर दो, एक बार इसको कर दो, है ना। ये ऐसा आ जाएगा ना, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, मुझे तो एफ डेस एक्स चाहिए बस, तो दिस इज वन अपॉन एफ एक्स, और वन अपॉन एफ एक्स के बाद क्या आ गया, एफ डेस एक्स आ गया ना, एंड दैट इज एम अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एन अपॉन एक्स माइनस बी, ये ऐसा आ जाएगा। मुझे एफ डेस एक्स निकालना है, देयरफॉर एफ डेस एक्स इनटू एम इनटू एक्स माइनस बी प्लस एन इनटू एक्स माइनस, पर इसमें इसको लिख लो आप चाहो तो, एक्स माइनस ए होल पावर एम माइनस वन एक्स माइनस बी होल पावर एन माइनस वन, यहां से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो वी गेट एक्स इंटू एम प्लस एन माइनस एम इंटू बी और प्लस एन इंटू ए, ये ऐसा आ जाएगा। अब हो सकता है कि ये जैसे अगर मैं एफ डेस एक्स बराबर जीरो के रूट निकालूं,
तो यहां से मुझे हो सकता है एक्स बराबर ए मिले, लेकिन अगर एम 1 होगा ना तो यहां से आएगा नहीं, ये टर्म आएगी नहीं वहां ना। आपके भी तो ये आया होगा, आपके वो आपने लीस्ट पावर कॉमन ली होगी आपने, अगर आपने प्रोडक्ट रूल लगाया होगा ना तो डिफरेंशिएट करने पर आपने दोनों दो टर्म आई होंगी आपके पास, उनमें से लीस्ट पावर कॉमन ली, फिर हमने एक्स माइनस से होल पावर एम माइनस वन कॉमन ले लिया और एक्स माइनस बी होल पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये डिफरेंशिएशन तो ये आएगा। बस वो थोड़ा प्रोडक्ट रूल लगा के मुझे पावर वगैरह कॉमन नहीं लेनी पड़ी, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया फटाफट। तो अगर मैं अब एफ डेस एक्स बराबर 0 की बात करूं तो हो सकता है यहां से रूट आया एक एक्स बराबर है, लेकिन हो सकता है एक्स बराबर रूट ही नहीं आए। अगर एम 1 होगा और एन भी 1 होगा तो डिफरेंशिएट करने पर ये टर्म नहीं आएगी। ये बात समझ रहे हैं? अगर मान लो, क्योंकि वहां नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना भाई, अगर मान लो एम को 1 रख दिया तो फिर तो ये 1 ही हो जाएगा ना, एन को 1 ले लिया तो भी ये 1 हो जाएगा, फिर तो बस एक ही वैल्यू मिलेगी हमें ना। हो सकता है एम 10 हो, एन भी 10 हो हमारे पास, तो फिर ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, फिर यहां से आएगा एक्स बराबर ए, यहां से आएगा एक्स बराबर बी, लेकिन ये एक्स बराबर ए उस ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, एक्स बराबर बी उस ओपन इंटरवल में लाई नहीं करेगा, और हम जानते हैं कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, वही हमें लाके दिखाना है बस। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, तो एफ डेस एक्स बराबर 0, इसके रूट निकाल लिए मैंने, और उससे कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू एम इंटू बी और प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन, ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इससे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ना कि भाई हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, ये ए से बड़ी और बी से छोटी है। ये बात हम कैसे बोल सकते हैं कि ए से बड़ी और बी से छोटी है? क्योंकि वो अगर हम अगर हम 2 पॉइंट लें, एक का एक्स कोऑर्डिनेट लें ए और एक का एक्स कोऑर्डिनेट बी लें, तो उन दिनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन में इंटरनली डिवाइड करने वाला जो पॉइंट आएगा ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और नो डाउट वो ए से बी के बीच में लाई करेगा। तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये ए से बड़ी है और बी से छोटी है ना, और हमें ये दिखाना था भाई कम से कम एक रूट एफ डेस एक्स बराबर 0 का उस ओपन इंटरवल के अंदर आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया ना? ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल लिखें, if 2a plus 3b, if 2a plus 3b, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then prove that the equation, ax square plus bx plus c बराबर 0, if 2a plus 3b plus 6c बराबर 0, then prove that the equation ax square plus bx plus c बराबर 0 will have at least one real root in the open interval 0,1. अब रियल यूज स्टार्ट होगा रोल्स थ्योरम का ना। अब तक तो वेरीफाई किया था हमने, कुछ नहीं किया, एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट निकाले और दिखा दिया भाई कम से कम एक उस ओपन इंटरवल में आ रहा है। इफ दिस इज इक्वल टू 0, एबीसी में रिलेशन दिया हुआ है हमें, देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन द ओपन इंटरवल 0,1। हमें दिखाना है इस इक्वेशन का इस ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक रियल रूट आएगा। देखो ये सोचो आप कि रोल्स थ्योरम किस इक्वेशन के रूट के बारे में कमेंट करती है, ये रोल्स थ्योरम ने किस इक्वेशन के एटलीस्ट वन रूट के बारे में कमेंट किया है, एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में। यानी रोल्स थ्योरम ने गारंटी ली है कि एफ डेस एक्स बराबर 0 का एक ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा। कब आएगा? लेकिन ये गारंटी कब ली उन्होंने कि वो जो एफ डेस एक्स बराबर 0 है उसमें जो एफ डेस एक्स है वो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना चाहिए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है तो उन्होंने गारंटी ली कि भाई एफ डेस एक्स बराबर 0 का उस ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक रूट आएगा। यानी रोल्स थ्योरम एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में कमेंट करती है ना। तो अब रोल्स थ्योरम का यूज हम यहाँ कहीं रोल्स थ्योरम लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, वेरीफाई करो आप। हो सकता है इस सवाल को करने का और तरीका भी हो जो आगे जाके हमारे सामने आए, हो सकता है ऐसा कि किसी सवाल को करने के मल्टीपल तरीके होना। हो सकता है हमें या तो पता नहीं हो या हमें जीवन में कभी पता नहीं लग पाए, किसी और को पता हो इस बारे में ना। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम रोल्स थ्योरम का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये दिखाने के लिए ना
और रॉल्स थ्योरम इक्वेशन एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में कमेंट करती है ना, प्रोवाइडेड कि जिसका वो डेरिवेटिव है, जिसका वो एफ डेस एक्स है, वो फंक्शन तीनों रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करता होना। ठीक है ना। अब हम यूज करने की कोशिश कब करेंगे रॉल्स थ्योरम? जब भी हमें कहा जाए कि कोई इक्वेशन है और उसका किसी ओपन इंटरवल में कम से कम एक रियल रूट है। हमसे कहा जाए कोई भी एक इक्वेशन है जी एक्स बराबर 0 और ये दिखाओ कि इसका इस ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक रियल रूट है, ये लिखा हुआ आ जाए यही तो लिखा हुआ है हमारे पास, बेसिकली जी एक्स मान लिया मैंने, और हमें दिखाना है जी एक्स बराबर 0 का इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक रियल रूट है। तो जब भी किसी इक्वेशन का किसी गिवन ओपन इंटरवल में मुझे कम से कम एक रूट दिखाना हो, तो मैं दो एफर्ट लगा सकता हूं उसमें ना। पहला एफर्ट तो मीन वैल्यू थ्योरम, हम पढ़ के आए कंटिन्यूटी के अंदर। मीन वैल्यू थ्योरम वो क्या होती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और उन दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, और वो कंटिन्यूस है, फिर ओपन इंटरवल ऐसे के बीच में उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आएगा। ये मीन वैल्यू थ्योरम में दिखा के आए हैं अपने ना, है ना, जो हमने 11th क्लास में लिख लिया था। लेकिन वहां पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया था अपन ने कि अगर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and such that a and b are two real number, such that f of a and f of b are of opposite sign, then the equation f x बराबर 0 will have at least one real root in the open interval a comma b। ये हमने वहीं लिख लिया था 11th क्लास के अंदर। 12th में बस ये ऐड किया है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए वैलिड है, किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो जब भी हमें किसी इक्वेशन का किसी ओपन इंटरवल में कम से कम एक रियल रूट दिखाना हो, तो दो तरीके हो गए, या तो मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर लो, ये दिखा दो कि ये फंक्शन ए से बी के बीच में क्या है, कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस है, ए और बी पर इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, तो फिर ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा। समझ रहे मेरी बात? या तो ये तरीका है, और अगर ये नहीं लग पाएगा तो फिर हम रॉल्स थ्योरम पर आ जाएंगे। और अगर मुझे दिखाना है कि ये इसका इस इंटरवल में कम से कम एक रूट है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये एफ डेस एक्स बराबर 0 है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम तो एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में कमेंट करती है। और हम इस एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में ये कमेंट कब कर पाएंगे कि इस इक्वेशन का, इस एफ डेस एक्स बराबर 0 का, इसमें कम से कम एक रूट आएगा। ये मैं कब बोल पाऊंगा? ये मैं तब बोल पाऊंगा जब ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन रॉल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा हो। अब ऐसा फंक्शन सोचो जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाए, ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाए, तो इसका इंटीग्रल निकाल लो, इसका इंटीग्रल निकाल लो। बात पकड़ में आई ना? बात वो पकड़नी पड़ेगी अपने को, क्योंकि कहीं इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। सवाल प्लेन से आएगा, भाई चेक करो आप कम से कम एक रियल रूट आ रहा है। तो दो तरीके होंगे, या तो मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रॉल्स थ्योरम। और रॉल्स थ्योरम एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में कमेंट करती है, प्रोवाइडेड वो जो एफ डेस एक्स है वो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो रॉल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करता हो। तो ये इक्वेशन एक तरह से एफ डेस एक्स बराबर 0 है, यानी ये एफ डेस एक्स है, लेकिन मैं एफ डेस एक्स बराबर 0 का इसमें कम से कम एक रियल रूट आएगा, ये तभी बोल पाऊंगा कि जिसका ये एफ डेस एक्स है वो रॉल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा हो। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ रहा हो। तो क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूं मैंने। इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, मैंने यहां से स्टार्ट किया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एन प्लस सी एक्स। क्या इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाएगा? क्या अगर ये एफ एक्स है तो क्या ये एफ डेस एक्स बराबर 0 है? यस। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि ये फंक्शन रॉल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना है बस। और लग रहा है कि फॉलो कर रहा है तो फिर गारंटी ले लूंगा मैं कि भाई इस इक्वेशन का, इस एफ डेस एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रियल रूट आएगा। अब ये फंक्शन मैंने कंसीडर किया, समझ में आया ना आपको? रॉल्स थ्योरम हमेशा एफ डेस एक्स बराबर 0 की बात करती है ना, तो जो इक्वेशन होगी उसमें जो एफ डेस एक्स होगा उसके कम से कम एक रूट के बारे में कमेंट तभी कर पाऊंगा जब जिसका वो डेरिवेटिव है वो तीनों रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा हो। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर आ जाए। अब मैंने इंटरवल लिया ये वाला 0 से 1, तो क्या ये फंक्शन एफ एक्स इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है? यस, क्योंकि पॉलिनोमियल है। क्या इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है? यस, क्योंकि पॉलिनोमियल है। क्या बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ रही है? 0 पर तो चलो 0 आ रहा है, 1 पर कैसे मालूम पड़ा? 1 रख के देख लूंगा मैं, भाई 0 पर तो 0 आ रहा है साफ साफ, ये 0 पर 0 आ रहा है। और अगर मैं 1 निकालूंगा तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, a/3 प्लस का b/2 और प्लस का c आ जाएगा। मैंने यहाँ इसका एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया, तो वी गेट 2a प्लस 3b और प्लस 6c आ गया ना। और हमें दिया हुआ है सवाल में कि ये क्या है, 0 है। तो सिंस दिस फंक्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द 3 restrictions of the Rolle's theorem, hence f dash x बराबर 0 will have at least one real root in the open interval 0,1। तो कुछ नहीं करना पड़ा, बस फंक्शन सोचना पड़ा आपने को ना, और फंक्शन सोचने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करते वक्त एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना, वो मैंने यहाँ यूज नहीं किया, लेकिन
अगर मैं उसको यूज करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने जो फंक्शन लिया है उसको डिफरेंशिएट करने पर गारंटी ये आएगा। मुझे ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाए। हाँ, अगर मैं ये डी मान लेता तो क्या इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आता? यस, तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक टर्म एक्स्ट्रा ही आ गई, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अभी भी ये पॉलिनोमियल है, अभी भी ये कंटिन्यूस होगा, अभी भी ये पॉलिनोमियल है, ये इसमें डिफरेंशिएबल होगा, और अभी भी बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी, क्योंकि जीरो पर क्या आएगी अब? डी, और वन पर भी क्या आएगी? डी आएगी वैल्यू। तो उस डी को एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है अपने को ना, उससे टाइम ही बढ़ रहा है, लिखने में ज्यादा पड़ेगा अपने को, इसलिए उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंसीडर नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? तो हमें एफ डेस एक्स सोचना पड़ा, और बस एफ डेस एक्स जो फंक्शन था जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ रहा है, वो फंक्शन सोचना पड़ा और दिखा दिया ना। हेंस सिंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स is satisfying all the restrictions of Rolle's theorem, therefore f dash x बराबर 0, the equation f dash x बराबर 0 will have at least one real root in the open interval 0 to 1, that is to say कितना आ गया वो ax square plus का bx plus c बराबर 0 will have at least one real root in the open interval 0, 1। बस ये प्रूव हो गया उससे ना। ठीक है ना? ऐसे निकाल सकते हैं। लिखें एक सवाल और लिखें। let px is equal to let px is equal to let px is equal to 51 into x raised to power 101 minus 2323 into x raised to power 100 minus 45 into x and plus 1035। ये मान लिया एक पॉलिनोमियल है, उसको px नाम दे दिया मैंने। लेट्स px is this. Now using Rolle's theorem, now using Rolle's theorem now using Rolle's theorem prove that now using Rolle's theorem prove that the equation px बराबर 0, now using Rolle's theorem prove that the equation px बराबर 0 will have at least one real root in the open interval 45 raised to power 1 by 100, 46. Now by using Rolle's theorem prove that the equation px बराबर 0 will have at least one real root in this interval. तो एक इक्वेशन है हमें कि दिस बराबर 0 का रूट दिखाना है कम से कम एक इसमें। ये जेई में आया हुआ सवाल, 2004 में आया हुआ है, 2 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव एग्जाम में ना, 2004 में आया था 2 नंबर का। डेटा देखो दिया है इन्होंने अच्छा खासा, 45 की पावर 1 by 100। दो तरीके होते हैं जब भी किसी इक्वेशन का किसी ओपन इंटरवल में हमें कम से कम एक रूट दिखाना हो, तो दो तरीके हैं ना। या तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, ये दिखाओ कि वो जो इक्वेशन है उसमें जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूस है, उन दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है। बस ये दो चीजें दिखाने के बाद बोल सकते हैं कि उस इक्वेशन का उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा। या फिर रोल्स थ्योरम लगाओ, और रोल्स थ्योरम हमेशा इक्वेशन एफ डेस एक्स बराबर 0 के रूट के बारे में कमेंट करती है कि इक्वेशन एफ डेस एक्स बराबर 0 का ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा। इसकी गारंटी तब ले रहे हैं कि जब जिसका वो डेरिवेटिव है वो फंक्शन एफ एक्स जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ रहा है वो रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा हो। ओके, तो हमें रोल्स थ्योरम का यूज अगर करना चाहें हम, तो मुझे कहीं ना कहीं एक फंक्शन मानना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाए, और वो फंक्शन मैं दिखा दूंगा कि वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ रहा है वो रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है। अब जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आएगा वो फंक्शन कैसे निकालूंगा? इसका इंटीग्रल निकाल लूंगा मैं ना। तो इसका इंटीग्रल में लिख रहा हूं,
और इसका इंटीग्रल को मैंने मान लिया एफ एक्स, इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, एक्स रेस्ट पावर 102 अपॉन 2, ये आएगा इसको इंटीग्रेट करने पर, माइनस 23 इंटू एक्स रेस्ट पावर 101, फिर आएगा माइनस 45 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 1035 और इंटू एक्स, 1035 इंटू एक्स, 1035 इंटू एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये मैंने फंक्शन कंसिडर किया, मैंने एक बार चेक कर लिया दोबारा कि क्या इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, दो नंबर इसी बात के हैं बस, ये सोचने के देखा जाए तो। हालांकि इसमें एक ट्रिक और लगेगी भी, अब हमें दिखाना है कि ये तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है, जिसमें फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फंक्शन जो भी है ये इस क्लोज इंटरवल के अंदर, या क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने, या क्लोज लगा दिया, इस क्लोज में क्या होगा, कंटिन्यूस क्योंकि पॉलिनोमियल है, उस ओपन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब सिर्फ हमें दिखाना है कि बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, ये दिखाते ही हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर दिखानी है, क्योंकि दो रेस्ट्रिक्शन तो दिखा चुका मैं, तीसरा रेस्ट्रिक्शन मुझे पूरा करके दिखाना है कि अगर मैं x की जगह 45 टू द पावर 1/100 रखूं और एक 46 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी इस फंक्शन की, एक 46 और एक बार 45 रेस्ट पावर 1/100। तो देखो 45 का फैक्टर यहाँ है ना, और x की पावर 100 में यहां से बना सकता हूं, तो मैंने इन दोनों को एक साथ क्लब किया ना, तो यहां से कॉमन लिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड व्हाट वी गेट एक्स रेस्ट पावर 100 माइनस का 45, और जिसे मैं यहाँ इसमें x की जगह 45 की पावर 1/100 रखूंगा ये जीरो आ जाएगा। अब ये एक फैक्टर आगे और बनना चाहिए मेरे पास, तभी वो फैक्टर कॉमन आ पाएगा एक्चुअली। तो हमें ये दो बचे हमारे पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहां से एक तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ और एक मैं 23 कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस 23x मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी गेट एक्स रेस्ट पावर 100 माइनस 45, उसको डिवाइड करने पर वही आ जाएगा 45। बस अभी फैक्टर आ गया हमारे पास, तो एक फैक्टर आएगा x की पावर 100 माइनस 45, एक फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 23 इंटू एक्स, तो मैंने यहां से x बाई 2 कॉमन ले लिया, x बाई 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, x बाई 2 कॉमन, तो व्हाट वी गेट x माइनस 46, और ये मेंटेन लिखा हुआ ये ना, ये मेंटेन रखा मैंने, बस ये ऐसा आ गया हमारे पास, ये फंक्शन ऐसे आ गया। तो ये मैंने लिख दिया एफ एक्स, नाउ दिस एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द रोल्स थ्योरम, हेंस इसका डेरिवेटिव होगा, हेंस एफ डेस, बस ये लिख के दिखाना था अपने को, इसके दो नंबर थे उसमें ना, हेंस वी कैन से दैट एफ डेस एक्स बराबर 0, आगे समझ में, एफ डेस एक्स बराबर 0 विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट इन द ओपन इंटरवल 45 टू द पावर 1/100, 46, उसमें कम से कम एक रूट आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस भी होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, उन दोनों बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ रही है, तीनों रेस्ट्रिक्शन पूरे हो रहे हैं, तो फिर एफ डेस एक्स बराबर 0, और एफ डेस एक्स वही जाएगा, दिख ही रहा है हमने, एफ डेस एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। लिखें एक सवाल और लिखें, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स of the equation, show that between any two roots of the equation there exists at least one real root of the equation, show that between any two roots of this equation, between any two roots of this equation there will exist at least one real root of this equation, इसके कोई भी दो रूट के बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट लाई करेगा ना, इसके कोई भी दो रूट ले लें हम, भले हमें रूट पता नहीं है, लेकिन कोई भी दो रूट है अगर है तो उनके बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट लाई करेगा, ये हमें दिखाना है ना, between any two roots of this equation there will exist at least one root of this equation, इसका कम से कम एक रूट लाई करेगा। इतना जल्दी नहीं आएगा, हेलो।
ओके, तो कल डिस्कस करेंगे इसको अपन ना, थोड़ा और सोचना आप घर जाके। हमें ये दिया हुआ है कि इसके कोई भी दो रूट है, अल्फा बीटा मान लो, कोई भी दो रूट मान लिए इसके अल्फा बीटा है, तो दिखाना है कि अल्फा से बीटा के बीच में उस ओपन इंटरवल में इसका कम से कम एक रूट आएगा ना, ये हमें दिखाना है। और हमें कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाए, और उस फंक्शन में रोज थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये होमवर्क करके लाना है कल आप, ठीक है ना? कल मिलते हैं फिर अपन, कल इसको डिस्कस करेंगे ना।